हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, मृदा जीवांश पदार्थ या सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। प्यारे विद्यार्थियों, मृदा जीवांश पदार्थ के बारे में लगभग सारी बातें अपन कर चुके हैं। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से हेडिंग्स हैं जिनको अपन यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और उसी में से एक को लेकर मैं आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो चुका हूँ। तो वो है अपना कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिए और साथ के साथ नोट्स भी आप लोगों को बनाते रहना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, टॉपिक है अपना कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अच्छा, आप लोगों की बुक में नाइट्रोजन की जगह पर नत्रजन लिखा होगा, बात एक ही है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, सबसे पहली बात तो आती है कि सर इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखो, परिभाषा इस प्रकार होती है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, कार्बन की कुल मात्रा एवं कार्बन की कुल मात्रा एवं नाइट्रोजन की कुल मात्रा, नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात, नाइट्रोजन की कुल मात्रा का अनुपात, यानी कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा, इन दोनों का क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो। तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है, नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है, ठीक है भाई। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से है। क्या है परिभाषा भाई? परिभाषा है कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और नाइट्रोजन की कुल मात्रा, इन दोनों का क्या निकाल लो, अनुपात निकाल लो। तो वो क्या जाएगा आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात आ जाता है, ठीक है ना। इसको भी इस प्रकार से कार्बन नाइट्रोजन अनुपात लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई अब तो लिख सकते हैं अपन फॉर्मूला कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा, कार्बन की कुल मात्रा बटे मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, नाइट्रोजन की कुल मात्रा, ठीक है। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है यही क्या कहलाएगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों को एक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि मृदा में प्राप्त कार्बन की कुल मात्रा और मृदा में प्राप्त नाइट्रोजन की कुल मात्रा, इन दोनों का अनुपात निकाल लो, इसी को अपन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात ही क्यों निकाला, इसका कारण होता है क्योंकि आपको पता है कि मृदा के अंदर जो भी आप लोग जीवांश पदार्थ डाल रहे हैं उनमें मुख्यतः होता क्या है, या तो होगा कार्बन या होता है नाइट्रोजन। दोनों ही पदार्थ ज्यादा मात्रा में होते हैं और ये दोनों ही तत्व पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात की गई है, ठीक है। अब देखो, यह अनुपात जो होता है इसका काम क्या होता है, तो देखो यह अनुपात
यह अनुपात मृदा में नाइट्रोजन कुल जीवांश पदार्थ एवं मृदा में नाइट्रोजन कुल जीवांश पदार्थ एवं उसकी विच्छेदन की दर को नियंत्रित रखता है। यानी कि पूछा जाए आप लोगों से कि सर ये काम कहां पर आएगा कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, तो एक तो ये क्या बताता है, एक तो ये बताता है कि मृदा में नाइट्रोजन कितनी है, इसके बारे में जानकारी देता है। जीवांश पदार्थ कितना है, कुल जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर कितना है, उसके बारे में जानकारी देता है। और उसकी विच्छेदन की दर क्या है, इस चीज को भी नियंत्रित करता है कौन, आपका ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, आगे बात करें तो ये काफी परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना, अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग देखने को मिलता है, काफी परिवर्तनशील ये होता है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि यह अनुपात काफी परिवर्तनशील होता है, काफी परिवर्तनशील होता है। कृषि योग्य भूमि में यह 8:1 से 15:1 तक होता है। यानी कृषि योग्य भूमि जो होती है, इन कृषि योग्य भूमि में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 8:1 से 15:1 तक होता है। आगे बात करें तो औसत 10 से 12:1 है। ठीक है, ध्यान रखें इसका औसत जो होता है ना, तथा इसका औसत जो होता है वो होगा 10 और 12:1। 10 और 12:1 ये औसत होता है, नहीं कि लगभग सभी प्रकार की मृदाओं के अंदर पाया जाता है। यानी इतना तो लगभग सब मृदाओं के अंदर देखने को मिलेगा, ये इसका औसत होता है ना, सभी मृदाओं का औसत निकाला जाए तो। अब आगे बात करते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है ये जलवायु कारक जैसे वर्षा, ताप, इससे प्रभावित होता है। तो ध्यान रखेंगे यह अनुपात जलवायु कारक जैसे वर्षा एवं ताप से प्रभावित होता है। ठीक है भाई, तो आपका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है ये क्या होता है, वर्षा एवं ताप से प्रभावित होता है। भाई देखो क्या होता है कि जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा होने के कारण क्या होता है कि आपका जो ये कार्बनों की बात करें यहाँ पर, तो वर्षा होने पर आप लोगों को पता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल के अंदर घुलकर बह जाते हैं, खेत से, मृदा से, जल से अंदर घुलकर कार्बनिक पदार्थ क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। अब कार्बनिक पदार्थ बह चुके हैं तो वहां पर क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो असंतुलित हो जाएगा। वैसे ही ताप का प्रभाव है, ताप के प्रभाव के कारण चट्टाने पदार्थ वगैरह जो होते हैं वो टूटते हैं, और उनके टूटने से क्या होता है, उनके टूटने से भी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से यह अनुपात जलवायु कारक जैसे वर्षा एवं ताप से प्रभावित होता है। सामान्यतः यह अनुपात
अनुपात शुष्क क्षेत्रों में, यह अनुपात शुष्क क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं, शुष्क क्षेत्रों की मृदाओं में आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से, आर्द्र क्षेत्रों की मृदाओं से कम होता है। ठीक है, तो ये अनुपात जो होता है, ध्यान रखें, शुष्क क्षेत्र की मृदाओं में कम हो देखने को मिलता है और आर्द्र क्षेत्र की मृदाओं में ये जो अनुपात होता है ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब अलग अलग फसलों के अंदर, अलग अलग सूक्ष्म जीवाणुओं के अंदर इसका मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब कौन कौन सी फसलों के लिए क्या होगा, कौन कौन से जीवाणुओं में क्या अनुपात पाया जाएगा, ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है, ध्यान रखें, फलीदार पौधों तथा गोबर की खाद में, पौधों तथा गोबर की खाद, इनकी बात करें अपन, गोबर की खाद, तो इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि फलीदार पौधे हो चाहे गोबर की खाद हो, इनमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात 20:1 से 30:1 होता है भाई। कितना? 20:1 से 30:1 होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ फसल अवशेष जैसे भूसा होता है, कुछ फसल अवशेष जिसे अपन भूसा भी बोलते हैं, तो ध्यान रखें भूसा में ये जो अनुपात होता है ना, भूसा में जो ये अनुपात होता है ये होता है प्यारे विद्यार्थियों 100:1 तक। ध्यान रखिए कितना होता है, 100:1 तक होता है। ठीक है, 100:1 होता है भाई भूसे के अंदर। इसके अलावा बात करें सूक्ष्म जीवाणुओं का, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, इन सूक्ष्म जीवाणुओं में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, तो ध्यान रखें 4:1 से 9:1, 4:1 से 9:1 होता है। आगे बात करें तो बैक्टीरिया के ऊतकों में यानी सूक्ष्म जीवाणु के अलावा और भी मान लो कोई बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया के ऊतकों के अंदर, ऊतकों में, तो देखो बैक्टीरिया के ऊतकों में ये जो अनुपात होता है ये 5:1 होता है भाई। कितना होता है? 5:1 होता है। ठीक है, फंजाई के ऊतकों में 10:1 होगा। ठीक है, ध्यान रखें फंजाई ऊतकों में, फंजाई के ऊतकों में, फंजाई के ऊतकों में होगा 10:1। ठीक है, फंजाई के ऊतकों में कितना होगा? 10:1। और मृदा ह्यूमस में है ना, मृदा ह्यूमस में। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर आपको ये चीज दिख नहीं रही होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अपन आगे लिख लेते हैं यहाँ पर कि आपका फंजाई ऊतकों में, फंजाई के ऊतकों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होगा? कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 10:1। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं तो देखो मृदा ह्यूमस में, मृदा ह्यूमस में, तो मृदा ह्यूमस में भी होता है 10:1 होता है।
ठीक है भाई। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का मान आप लोगों को बता दिया है और डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से आप लोग इनको याद रखें। फलीदार पौधों या गोबर की खाद में 20:1 से 30:1 होता है। देखो कुछ फसल अवशेष यानी भूसे के अंदर सबसे ज्यादा है, 100:1 है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं में 4:1 से 9:1 है। बैक्टीरिया के उत्तकों में 5:1 होता है। फंजाई के उत्तकों में 10:1 और मृदा ह्यूमस में 10:1 होता है। ये पूछा जाता है आप लोगों से, है ना, ये पहले भी पूछा गया है कि मृदा ह्यूमस में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है। ध्यान रखेंगे आप लोग, 10:1 होता है भाई कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात भी अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूं आपको ये बात तो यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे अपन कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, साथ के साथ आप लोग इसको नोट करते रहें और कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम इससे संबंधित हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन को एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, साथ के साथ आपको नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। और क्या क्या बातें इस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में अपन को ध्यान रखनी है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की बात करें तो मृदा में मिलाए गए जीवांश पदार्थ अवशेषों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वह विस्तृत होता है, ज्यादा होता है इनका। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मृदा में मिलाए गए जीवांश पदार्थों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होता है। ठीक है, मृदा में पाए यानी कि जो भी आप लोग जीवांश पदार्थ मिलाने वाले हैं मृदा के अंदर, उनका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, विस्तृत होता है। इसके मृदा में मिलाने पर कार्बन स्रोत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने वाले परिपोषित जीवों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। यानी कि जैसे आप लोग जीवांश पदार्थ को मिलाएंगे तो इसके मृदा में मिलाने से कार्बन स्रोत को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करने वाले परपोषित जीवों की संख्या में संख्या में तीव्रता से वृद्धि होती है। इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया से मृदा में अधिकांश जीवांश पदार्थ CO2 तथा ऊर्जा में शीघ्रता से विच्छेदित हो जाते हैं। ठीक है, इन सूक्ष्म जीवों की क्रिया से मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ CO2 तथा ऊर्जा में शीघ्रता से
विच्छेदित हो जाते हैं, विच्छेदित हो जाते हैं, शीघ्रता से विच्छेदित हो जाते हैं, जिससे जीवांश पदार्थ की मात्रा शीघ्र कम हो जाती है, जिससे जीवांश पदार्थ की मात्रा में शीघ्रता से कमी आती है। ठीक है, शीघ्रता से क्या आती है? कमी यहां पर आती है।